में होना है उपचुनाव, उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत की भरी हुंकार। दिल्ली उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा, विदेशी यात्राओं में बर्बाद किया जा रहा एमसीडी फंड। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में बनेगा स्मारक, भाकियों की तरफ से यूपी गेट पर बनाया जाएगा स्मारक, स्मारक पर लगाया जाएगा तिरंगा। पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में मकान हुआ जमींदोज, मलबे में दबे 5 लोगों को निकाला गया बाहर, घायलों में से 3 की हालत बेहद गंभीर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं विरोध को देखते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच राजधानी की कई सीमाओं पर आवाजाही बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए गाजीपुर बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने आनंद विहार, डीएनडी, लोनी, डीएनडी और अप्सरा सीमाओं से होकर जाने वाले लोगों को सलाह दी है। साथ ही साथ चिला बॉर्डर से भी आवाजाही कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा के बीच एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को भी बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लामपुर, साफियाबाद, पल्ला और सिंघू स्कूल के टोल टैक्स सीमाओं से होकर लोगों को जाने की हिदायत दी है और दिल्ली पुलिस ने मुकरबा और जीटीके रोड से यातायात को डाइवर्ट किया है। साथ ही आंदोलन को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि किसान 2 महीने से ज्यादा समय से कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन गाजीपुर, टिकरी और सिंघू में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की सीमाओं पर कर रहे हैं। वहीं 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के बाद पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। पुलिस का कहना है कि किसी भी आशंका से बचने के लिए एहतियात बरती जा रही है। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने निगम में शासित बीजेपी पर निगम के फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने भी आप पर पलटवार किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं है, लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष, पार्षद, महापौर समेत कई नेता एमसीडी का पैसा देश विदेश घूमने में बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रीति अग्रवाल, जो कि महापौर रही हैं, उन्होंने एमसीडी के खर्च पर यात्रा की है और आदेश गुप्ता पतंग उड़ाने के लिए एमसीडी के पैसों पर महाराष्ट्र के बेलगांव और मुंबई भी गए। वहीं अवतार, जो कि महापौर रहे हैं, वहीं एमसीडी के पैसों पर काठमांडू घूमने गए। साथ ही आप नेता दुर्गेश पाठक ने पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। इसी के साथ 48 घंटों के अंदर देश विदेश घूमने वाले बीजेपी नेताओं की पूरी जानकारी आम जनता के सामने रखने की भी मांग की है। आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 6 महीने 7 महीने से एमसीडी के कर्मचारी दिल्ली की सड़कों पर कभी जंतर मंतर, तो कभी रामलीला मैदान, कभी एलजी साहब के घर के सामने, तो कभी गृह मंत्री के घर के सामने, कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उनको लाठियां मार रही है और उनका बस एक ही मांग है कि कोरोना काल के समय जो हमने काम किया या जो हम तनख्वाह जो हम नौकरी कर रहे हैं एमसीडी के अंदर, उसकी हमें तनख्वाह दी जाए। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर नामांकन के आखिरी दिन चुनाव कार्यालय में भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के साथ ज्यादातर प्रत्याशियों ने सोमवार को ही नामांकन दाखिल किया है। 5 सीटों के लिए 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कम उम्मीदवार रोहिणी वार्ड और सबसे ज्यादा शालीमार बाग वार्ड से मैदान में है उम्मीदवार। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी का काम 10 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि नाम वापस लेने का समय 13 फरवरी तक है और आखिरी सूची भी 13 फरवरी को की जाएगी।
आपको बता दें कि उपचुनाव 28 फरवरी को होना है, जिसमें पूर्वी दिल्ली के 3 और उत्तरी दिल्ली नगर निगम की 2 सीटों पर नामांकन करने के बाद उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। और अब दिल्ली में मकान खरीदने वालों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। बता दें कि दिल्ली में सर्कल रेट में कमी के बाद अब होम लोन की ब्याज रेट भी घटा दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने लोन की ब्याज रेट 7.45% से घटाकर 6.75% कर दी है और लोन पर ब्याज रेट कम करने के बाद 1 लाख रुपए के महीने पर 760 रुपए किस्त देनी होगी, जबकि इससे पहले 803 रुपए देने पड़ते थे। वहीं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि इससे दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही केजरीवाल सरकार के नेतृत्व में सर्कल रेट घटाने का फैसला लिया गया था। साथ ही दिल्ली सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के लिए सर्किल रेट को 20% तक कम करने का फैसला लिया है। अब सर्किल रेट में कमी से दिल्ली की आम जनता को अपने परिवार के लिए घर खरीदने का सपना साकार हो पाएगा। साथ ही दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड के चेयरमैन राजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली सरकार के फैसले के साथ ही आवासीय ऋण लेने के लिए ब्याज दर को 7.45% से घटाकर 6.75% तक कर दिया गया है। ये दरें निजी बैंकों के मुकाबले बहुत कम है। इससे दिल्ली वासियों को हर महीने की किस्तों के भुगतान में भी राहत मिलेगी और किस्तों में राहत मिलने से जहां ऋण लेने वाले लोगों पर दबाव कम होगा, वहीं इस बचत से वे अपने परिवार के लिए खुशियां जुटा सकेंगे। बढ़ते आगे, जहां राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने के विक्रम नाम के एक सिपाही ने बेहद बहादुरी का परिचय दिया है। बता दें कि सिपाही ने 2 बुजुर्गों को मौत के मुंह से बचाया। दरअसल ग्रेटर कैलाश स्थित एक घर में आग लग गई, जिसमें दोनों बुजुर्ग फंस गए। वहीं सिपाही ने अपनी जान जोखिम में डालकर घर में फंसे दोनों बुजुर्गों को बाहर निकाला और दोनों बुजुर्गों की उम्र लगभग 90 साल के आसपास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कि आग लगने की खबर मिलते ही सिपाही विक्रम तुरंत मौके पर पहुंचे। साथ ही विक्रम ने आग की लपटों के बीच जद्दोजहद कर रहे दोनों बुजुर्गों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। वहीं आग लगने और इनमें फंसे 2 बुजुर्ग नागरिकों की जान बचाने की खबर जब पुलिस के आला अधिकारियों को लगी तो उन्होंने सिपाही विक्रम की तारीफ की। और इससे पहले रविवार को दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में आग लगने की खबर आई थी। वहीं इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगने के आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आग संजय कॉलोनी में लगी थी। वहीं आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। साथ ही मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची। और पुरानी दिल्ली के सदर बाजार इलाके में एक मकान जमींदोज हो गया। इस हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। आपको बता दें कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 3 की हालत बेहद गंभीर है और ये हादसा सदर बाजार के कुरैशी नगर के चरखी वाली गली में हुआ। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों को राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर भेजा गया। तो आपको बता दें कि हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। वहीं 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां एक मकान गिरा जिसके मलबे में 5 लोग दब गए, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये पूरा हादसा, इस पूरे हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली का ये पूरा मामला, जहां सदर बाजार इलाके में एक मकान गिर गया, वहीं इस हादसे में 5 लोग मलबे में दब गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जहां पुरानी दिल्ली
में ये पूरा हादसा हुआ, जिस हादसे में 5 लोग दब गए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि ये हादसा सदर बाजार के कुरैशी नगर के चरखी वाली गली में हुआ है। हालांकि सूचना मिलने पर फायर टेंडर की 6 गाड़ियों को राहत और बचाव के लिए मौके पर भेजा गया है। फायर टेंडर की सभी गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। इस दौरान 5 लोग मलबे में दबे थे, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो पुरानी दिल्ली में मकान गिरा, जिसके मलबे में 5 लोग दब गए। आपको बता दें कि इस दौरान 3 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। हालांकि मौके पर पहुंची हैं फायर टेंडर की गाड़ियां। 6 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। सभी गाड़ियां राहत और बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि 5 लोग मलबे में दबे थे, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर है। बढ़ते हैं आगे, जहां भाकियों की तरफ से आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में यूपी गेट पर स्मारक बनाया जाएगा। इसे बनाने में देश विदेश से आंदोलन में आने वाले पानी का प्रयोग होगा। आपको बता दें कि किसान क्रांति गेट के पास बनने वाले इस स्मारक में तिरंगा लगाया जाएगा। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन में देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से पानी लेकर लोग पहुंच रहे हैं और इस जल को यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। पहले इस जल को गंगा नदी में डालने की योजना थी, लेकिन संतों ने बताया कि गंगा जो देती है वो वापस नहीं लेती, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि आंदोलन स्थल पर एक स्मारक तैयार किया जाएगा और ये स्मारक आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के लिए बनाया जाएगा। साथ ही इस स्मारक को बनाने में इस जल का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि स्मारक पर तिरंगा भी लगवाया जाएगा। टिकैत ने आगे ये भी जानकारी दी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। आने वाले समय में जब भी देश में किसान क्रांति होगी तो इस जगह को हमेशा याद रखा जाएगा। तो भाकियों की तरफ से आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में अब गेट पर स्मारक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये स्मारक यूपी गेट पर बनाया जाएगा, जिसमें तिरंगा भी लगाया जाएगा। तो भाकियों की तरफ से ये स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें आंदोलन में जान गंवाने वालों की याद में ये स्मारक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान राकेश टिकैत ने ये जानकारी दी है कि आंदोलन में देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से लेकर जल पहुंच रहे हैं लोग और इस जल को यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं जब पहले इस जल को गंगा नदी में डालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस दौरान संतों का कहना है कि जो गंगा जो दे देती है उसे वापस नहीं लेती। तो आपको बता दें कि आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों की याद में स्मारक बनाया जाएगा। यूपी गेट पर यह स्मारक बनाया जाएगा, जिसमें तिरंगा भी लगाया जाएगा। कुछ किसान नेता दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। इन नेताओं ने बातचीत में अगले कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने की बात कही है। आपको बता दें कि इसमें सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर के राकेश टिकैत के साथ कुछ नेता भी शामिल हैं। वहीं दिल्ली पुलिस अब तक करीब 50 नेता और अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है। दूसरी तरफ ट्रैक्टर रैली के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान करीब 10,000 किसान और अन्य लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त प्रवीर रंजन ने बताया कि दिल्ली पुलिस से बातचीत में कुछ नेता पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं देश भर में शनिवार को हुए चक्का जाम के आह्वान के चलते ये लोग पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे। इसी के साथ दिल्ली पुलिस अभी तक पूछताछ में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा नेताओं को नोटिस भी जारी कर चुकी है। इसी को लेकर विशेष पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाल किला हिंसा में अगर साजिश की बात सामने आती है तो एफआईआर में देशद्रोह की धारा जोड़ी जाएगी। अभी तक दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर किसी भी एफआईआर में देशद्रोह की धारा नहीं जोड़ी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए कुछ नेता तैयार हो गए हैं। हिंसा में करीब 10,000 से ज्यादा किसान शामिल थे। वहीं अब दिल्ली पुलिस की तफ्तीश जोर पकड़ती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए कुछ किसान नेता तैयार हो गए हैं। वहीं नेताओं ने बातचीत में अगले कुछ दिनों में पूछताछ में शामिल होने के लिए भरोसा दिलवाया है। इसमें सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर पर राकेश टिकैत के साथ कुछ नेता शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली
पुलिस अब तक करीब 50 नेता और अन्य लोगों को पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि हिंसा में करीब 10,000 से ज्यादा किसान शामिल थे। 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर, ट्रैक्टर रैली के नाम पर यह हिंसा हुई। आपको बता दें कि इस दौरान 10,000 से ज्यादा किसान इस हिंसा में शामिल थे, जिनको दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में शामिल होने के लिए अब नेता वे शामिल हो गए हैं। और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू करने जा रही है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर यात्रियों के समय को बचाएगी। ये ट्रेनें उन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी जहां से पीक आवर्स के समय कम सवारियां चढ़ती हैं। इससे यात्रियों का समय बचेगा। वहीं शनिवार और रविवार को मेट्रो सेवा सामान्य तरह से जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में एक्वा लाइन पर औसतन 7,915 लोगों ने रोजाना यात्रा की थी। वहीं फास्ट मेट्रो ट्रेन सेवाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक जारी रहेंगी। ऐसा सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही रहेगा। वहीं शनिवार और रविवार को सभी मेट्रो स्टेशनों पर ट्रेनें रुकेंगी। एक्वा लाइन पर 21 मेट्रो स्टेशन है, जिसमें से 10 स्टेशनों पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम के 5 बजे से 8 बजे तक ट्रेनें नहीं रुकेंगी। वहीं सेक्टर 50, सेक्टर 101, सेक्टर 81, सेक्टर 83, सेक्टर 143, सेक्टर 144, सेक्टर 145, सेक्टर 146, सेक्टर 147 और सेक्टर 148 पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रेन के समय इन स्टेशनों पर QR टिकट नहीं मिलेगा। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फास्ट ट्रेन की सुविधा शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि ये ट्रेनें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा लाइन पर यात्रियों के समय को बचाएंगी। तो वहीं यात्रियों के समय को बचाने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि जिसके चलते फास्ट ट्रेन की सुविधा अब नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यात्रियों को दी जा रही है। बढ़ते आगे, जहां भारतीय रेलवे विश्व का पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने की दिशा में अग्रसर है। अगले 3 साल में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। वहीं रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उससे साल 2030 तक रेलवे कई मार्गों पर बुलेट और सेमी बुलेट सेवा देने में कामयाब हो जाएगा। आपको बता दें कि ये सारी बातें केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कही हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचे पीयूष गोयल ने कहा कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, उससे भारतीय रेलवे साल 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देश में 7 रूट पर सभी बुलेट ट्रेन सेवा दे सकेंगी। इसकी तैयारियां भी जारी हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। यही वजह है कि साल 2030 तक नवीकरण ऊर्जा ने बिजली उत्पादन का काम पूरा कर लिया है। तो भारतीय रेलवे अब पहला प्रदूषण रहित रेलवे बनने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि इस दौरान सरकार काफी प्रयास कर रही है। अगले 3 साल में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी। इससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में बड़ी सहायता मिलेगी। वहीं रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्लान के तहत अगले 3 साल में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिससे रेलवे को सहायता तो मिलेगी ही, रेलवे आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन जनता को भी बेहतरीन सुविधाएं मिल पाएंगी। और राजधानी में सब्जियां फिर महंगी हो गई हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहा है। पिछले 15 दिन से कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि थोक के भाव भी प्याज की कीमत 45 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आलम यह है कि पिछले 15 दिन में प्याज की कीमत प्रति किलो 2.5 गुना तक बढ़ गई है। वहीं 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों फुटकर बाजारों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है।
हालांकि अगले 10 दिनों में भाव गिरने की भी उम्मीद है। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि प्याज की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। महंगा होने की वजह से प्याज आम लोगों की थाली से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि महंगा होने की वजह से अच्छे किस्म के प्याज खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सब्जियां एक बार फिर से महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सब्जियों के दाम महंगे होने से एक बार फिर जनता को परेशानी हो रही है। पिछले 15 दिन में कीमत में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो राजधानी में सब्जियां एक बार फिर से महंगी हो गई हैं। सब्जी में होने वाले प्याज के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी में सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिसके चलते आम जनता की थाली से प्याज दूर होते हुए नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन से कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। बाजारों में 50 से 60 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है, जिसके चलते आम जनता अब अपनी थाली में सीमित व्यंजन रखने के लिए मजबूर हो गई है। वहीं प्याज बढ़ती महंगाई के चलते प्याज के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते गरीबों की थाली में एक बार फिर से सीमित व्यंजन दिखाई देने लगे हैं। आपको बता दें कि हालांकि अगले 10 दिनों में भाव गिरने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। प्याज की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं महंगा होने की वजह से प्याज आम लोगों की थाली से लगातार दूर होता जा रहा है। तो राजधानी में एक बार फिर से सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। गरीब तबके के लोगों की थाली से व्यंजन दूर होते जा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली एनसीआर की खबरें। नमस्कार।